वेलकम टू विरासत अकेडमी। मैं हूं निवेदिता, आपको बोर्ड्स एंड फर्दर सीयूईटी के लिए बायोलॉजी पढ़ाती हूं। आज हम अपना एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जो हमने बैच लॉन्च किया था अपना जेनेटिक्स और इवोल्यूशन वाला। उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से हमने अपना पहला चैप्टर जो है वो कंप्लीट कर लिया है ना। आज से हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जेनेटिक्स का, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस का, है ना, और बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इसी चैप्टर में। तो आज हम बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से इस चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं और फिर उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कंप्लीट भी करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का चैप्टर। ठीक है, तो एक बार मुझे बताना कि पिछले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से जो भी साइंटिस्ट ने रिसर्च करना शुरू किया कि जो इनहेरिटेंस का प्रोसेस है उसमें किस तरह से सारी चीज़ें हो रही है, क्या क्या उसका प्रोसेस हो रहा है ना। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे मेंडल ने शुरुआत की थी उसकी, तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए बस ये देखने के लिए कि किस पैटर्न में, है ना, इनहेरिटेंस हो रहा है, ये स्टडी करने के लिए। यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसका मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ने वाले हैं उसको, कि उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है। तो हम उसको यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। डीएनए के बारे में, आरएनए के बारे में और बहुत सारे उससे रिलेटेड प्रोसेसेस के बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले डीएनए के बारे में पढ़ना है, उसका स्ट्रक्चर पढ़ना है, डीएनए की पैकेजिंग पढ़नी है, एक्सपेरिमेंट टू शो डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने हैं जो किए गए थे ऑलरेडी, ये शो करने के लिए, पता लगाने के लिए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, फिर डीएनए और आरएनए में कंपैरिजन पढ़ेंगे हम लोग, क्योंकि सबसे पहले आरएनए ही आया था, फिर उससे कहीं जाके उसमें मॉडिफिकेशन होते होते फिर कहीं जाके आरएनए बना। ठीक है, बहुत सारे फिर प्रोसेसेस पढ़ने वाले हैं हम लोग। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं, जेनेटिक कोड पढ़ने वाले हैं, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ने वाले हैं, ट्रांसलेशन पढ़ने वाले हैं, प्रोटीन सिंथेसिस पढ़ने वाले हैं। देखो, आप लोगों को अगर ना भी याद हो तो मैंने आपको बताया है बहुत बार कि डीएनए से बनता है आरएनए, है ना, डीएनए से बनता है आरएनए और आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये चीज़ मैंने आपको कई बार बताई है ऑलरेडी। ठीक है, और यही सारे प्रोसेस होते हैं, पिछले चैप्टर में मैंने बार बार आपको बताया है ये चीज़। तो देखो, डीएनए से ना डीएनए भी बनता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन बोलते हैं। तो ये प्रोसेस हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। और आरएनए से प्रोटीन बनने वाले प्रोसेस को बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो ये सारे प्रोसेसेस यहाँ पे हम लोग डिटेल में करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या करने वाले हैं, डिटेल में करने वाले हैं। क्लियर। फिर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे, रेगुलेशन ऑफ जीन करेंगे और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करेंगे। एक एक करके ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, आ जाइए। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें यहाँ पे इंट्रोडक्शन में दी गई। ठीक है, इनहेरिटेंस रेफर्स टू द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ये चीज़ हमें बहुत ही ज़्यादा अभी क्लियर हो चुकी है, क्योंकि पिछले चैप्टर में हमने बहुत ही बार यही चीज़ पढ़ी है। इनहेरिटेंस, हेरिडिटी, यही सारी चीज़ें हम पढ़ते आ रहे हैं कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जब कैरेक्टर पास होता है उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। ठीक है, ठीक है, उसको प्रोसेस को बोलता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हम उसका मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले, कि आखिर किस तरह से हो जाता है। तो मैं तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर लेवल पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसका डीएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं और आरएनए के बारे में पढ़ने वाले हैं। द मॉलिक्यूलर एक्सप्लेनेशन ऑफ इनहेरिटेंस लाइज इन द न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड क्या है, हमारा डीएनए और आरएनए। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने बायोमॉलिक्यूल में की हुई है। ठीक है, विच कैरी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन ही कैरी करते हैं डीएनए, आरएनए। जैसे देखो, मैंने आपको बार बार बताया था कि डीएनए है, डीएनए का ऐसा सेगमेंट जो एक कंप्लीट आरएनए को बना दे, फिर वो आगे आरएनए जाके प्रोटीन बनाएगा, तो इसी से फिर तो कैरेक्टर आगे जाके ट्रांसफ़र होंगे, है ना, ऐसे ही होंगे ना कैरेक्टर ट्रांसफर। तो इस टुकड़े को क्या बोलते थे हम लोग, जीन बोलते थे। जीन कहाँ प्रेजेंट था, डीएनए में प्रेजेंट था। तो इसका मॉलिक्यूलर लेवल पे मॉलिक्यूलर इसका बेसिस क्या हो गया, डीएनए, आरएनए ही तो है ना। और हमें ये भी चीज़ पता है कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, अभी की अगर मैं बात करूँ, अभी तो हमें पता है ना कि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में जो जेनेटिक मटीरियल है वो क्या है, हमारा डीएनए ही है। लेकिन उस टाइम पे साइंटिस्ट को नहीं पता था कि डीएनए है कि क्या है ना। तो उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट उस टाइम पे करना शुरू किया इसका पता लगाने के लिए। ठीक है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जिनका जो
जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, आरएनए है। अब मैं बताती हूँ अभी कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है, आपको याद रखना है, आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। फिर क्या है, विद द डिस्कवरी ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल साइंटिस्ट कुड एक्सप्लेन हाउ ट्रेट्स आर स्टोर्ड, कॉपीड एंड पास्ड ऑन, है ना। डीएनए के डिस्कवरी से ही बहुत सारी चीज़ें साइंटिस्ट को पता लगने लग गई, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और ये जो हमारा ब्रांच है बायोलॉजी का वो क्या बता रहा है हमें, यहाँ पे बताएगा हमें स्ट्रक्चर ऑफ जेनेटिक मटेरियल हम करेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर कैसा है उसका, रेप्लिकेशन पढ़ेंगे, ट्रांसफर ऑफ इन्फो करेंगे किस तरह से जीन के थ्रू, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, कंट्रोल ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज़ बाय जीन, ये सारी चीज़ें हम करने वाले हैं इस चैप्टर में। आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। चलिए, क्या है यहाँ पे, डीएनए आरएनए हमारा न्यूक्लिक एसिड है, ये चीज़ तो हमें पता है, मैं आपको बार बार ये चीज़ बता रही हूँ, ठीक है। देखो डीएनए क्या है, जेनेटिक मटेरियल है मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म में, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, क्लियर। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म के नाम हमें याद रखने हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल क्या है, आरएनए है, क्लियर। मोस्टली वायरसेस ही होते हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास हो गया टोबैको मोज़ाइक वायरस, ह्यूमन डेफिशिएंसी वायरस जैसे कि HIV हो गया, TMV हो गया, और QB बैक्टीरियोफेज, ये भी वायरस ही है। क्या है ये, वायरस ही है जो अटैक करता है बैक्टीरिया को, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये तीनों का मैंने एग्जांपल दिया, दो सबके सब क्या है, डिजीज कॉजिंग है ना, सबके सब डिजीज कॉजिंग वायरस हैं। टोबैको मोज़ाइक वायरस प्लांट्स में डिजीज कॉज करता है, HIV आपको पता है इससे एज होता है, QB बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया पे अटैक करता है, क्लियर यहाँ तक बात। फिर वही बात हो गई कि डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए एज मैसेंजर काम करके प्रोटीन बनाता है, फिर प्रोटीन से आगे चल के एंजाइम्स और हार्मोन्स बनते हैं, ठीक है। अब देखो डीएनए की अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, यहाँ पे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं अभी डीएनए का स्ट्रक्चर, डीएनए किसका बना हुआ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बस एक लाइन लिखी है, डीएनए बैकबोन इज मेड अप ऑफ शुगर एंड फॉस्फेट जॉइंड बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड, क्लियर। ये कैरेक्टरिस्टिक बॉन्ड ऑफ डीएनए। तो यहाँ पे अगर आपको ये बात नहीं भी समझ आएगा तो चिंता करने की बात नहीं है, अभी हम इसको डिटेल में पूरा करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आएगा। यहाँ पे बस हाईलाइट करोगे क्या क्या चीज़ है यहाँ पे दी गई, शुगर, फॉस्फेट, है ना। किस डीएनए का बॉन्ड, डीएनए का बैकबोन किससे बना हुआ होता है, शुगर का बना होता है और फॉस्फेट का बना होता है, ठीक है। अब बात आती है कि किस तरह का शुगर यूज हो रहा है ना, किस तरह का शुगर है प्रेजेंट। तो एक बार हम लोग डीएनए के बारे में पढ़ लेते हैं, पहले ना एक बार हम लोग देख लेते हैं डीएनए आरएनए के बारे में, ठीक है। चलो, ओहो, अरे ये क्या हुआ, अच्छा ये हो गया ना, चलिए ठीक है, एक बार यहाँ पे देख लो। देखो अब डीएनए और आरएनए के ना डिफरेंस क्या है ये एक बार देख लेते हैं। डिफरेंस नहीं मतलब बस स्ट्रक्चर में अभी आपको मैं डिफरेंस बता रही हूँ। जैसे देखो शुगर की अगर मैं बात करें, ये दोनों के दोनों न्यूक्लिक एसिड है, किससे बने हुए होते हैं, शुगर से बने हुए होते हैं, ठीक है। अब शुगर इनमें कौन सा यूज होता है, देखो इसके पहले देखो फुल फॉर्म ये है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, और ये है राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोनों में प्रेजेंट होता है पेंटोज शुगर, पेंटोज शुगर यानी कि 5 कार्बन का शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है, 5 कार्बन का शुगर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो एक बार ना हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। देखो देखियो 5 कार्बन का पेंटोज शुगर प्रेजेंट होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड में भी वो शुगर प्रेजेंट होता है और डीएनए में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन दोनों में क्या होता है कि एक डिफरेंस आ जाता है। डीएनए का नाम क्या है, डीऑक्सी, तो यहाँ पे क्या होता है ऑक्सीजन हटाने का एक प्रोसेस होता है, तब आरएनए से डीएनए बनता है ना। मतलब आरएनए में जो शुगर प्रेजेंट है ना उसमें क्या होता है, उसमें ऑक्सीजन हटाया जाता है, तब कहीं जाके वो डीएनए का शुगर बन पाता है। जैसे देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, 5 कार्बन का शुगर है, तो 5 कार्बन पहले हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं। आ जाइए, यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहा है, 1 2
3 4 और यहाँ पे होता है 5वां। ठीक है, ऐसे क्लियर। ठीक है, यहाँ पे आपको 5 कार्बन दिख रहा है, 1 2 3 4 5। ठीक है, इस तरह से 5 कार्बन का शुगर होता है। तो यहाँ पे ना OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं नॉर्मली। अगर मैं बात करूँ RNA के केस में, यहाँ पे ना ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा और 5वां, 5 कार्बन दिख रहा है आपको। तो यहाँ पे ना सब पे क्या प्रेजेंट होता है, OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं राइबो, इसको पेंटोज शुगर तो बोलते हैं, बस ये नॉर्मल है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल होता था, बहुत ही ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होता था। लेकिन एक जेनेटिक मटेरियल का आप आगे जाके जो पढ़ेंगे कि उसको क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर जो था RNA वाला वो उतना ज़्यादा स्टेबल नहीं था। और तो फिर ज़रूरत क्या थी कि एक ऐसा जेनेटिक मटेरियल रहे जो स्टेबल रहे, है ना, नेचर को ऐसा लगा। तो उन्होंने क्या किया, इसी स्ट्रक्चर को ट्राई किया कि हम इसको कुछ इसमें चेंजेस कर देते हैं जिससे क्या हो जाए, ये वाला स्ट्रक्चर स्टेबल हो जाए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कि इस सेकेंड कार्बन से ना, इस सेकेंड कार्बन से उन्होंने रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कर दिया। ठीक है, यहाँ पे क्या किया, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया उन्होंने। ठीक है, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो ये कुछ इस तरह का फिर स्ट्रक्चर बन गया। ये रिबोज शुगर है नॉर्मल। तो उन्होंने क्या किया, फिर ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया। तो फिर ये नॉर्मल यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया। ठीक है, हाइड्रोजन बच गया नॉर्मल वाला। ठीक है, तो नॉर्मल वाला हाइड्रोजन बच गया तो फिर उसको बोलते हैं डीऑक्सी रिबोज शुगर। क्या बोलते हैं इसको, डीऑक्सी रिबोज शुगर। क्लियर। अब यही वाला जो शुगर था ना ये इसके कंपैरिजन में स्टेबल है। ठीक है, तो और फिर यही वाला शुगर प्रेजेंट होता है किसमें, DNA में भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए उसका नाम क्या है, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड नाम है। ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड उसका नाम है। क्लियर हो गया बात यहाँ तक। क्यों, क्योंकि उसका शुगर, उसके जो शुगर में RNA में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, रिबोज शुगर प्रेजेंट है, और DNA में कौन सा शुगर प्रेजेंट है, डीऑक्सी रिबोज शुगर प्रेजेंट है, क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन का रिमूवल हुआ है। क्लियर यहाँ तक बात। ठीक है, देखो अब बना किसका होता है, अब बना किसका होता है, ये भी एक बार देख ले। तो ये तो मैंने शुगर के बारे में आपको बता दिया। अब क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल में पढ़ी हुई है, बट फिर भी मैं आपको एक बार रिवीजन करा रही हूँ। ठीक है, चलो अब अगर मैं बात करूँ एक नॉर्मल DNA की, तो वो किसका बना होता है ना, DNA क्या है, पॉलीमर है, ऑफ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है ना, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है DNA। ठीक है, अब न्यूक्लियोटाइड क्या है ना, न्यूक्लियोटाइड क्या है, तो मैंने क्या बताया कि इसमें क्या प्रेजेंट होगा, एक शुगर प्रेजेंट होगा, ये तो हमें पता है। अब शुगर में हम लोग क्या करते हैं ना कि इन नाइट्रोजनस बेस ऐड करते हैं। नाइट्रोजनस बेस हमारे पास दो तरह के होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं हमारे पास दो तरह के, एक होते हैं प्यूरीन्स और एक होते हैं पिरिमिडीन्स। ठीक है, प्यूरीन्स में हमारे पास आ जाते हैं एडिनिन और गुआनिन। ठीक है, AG। और पिरिमिडीन में हमारे पास आ जाते हैं साइटोसिन और थायामीन। साइटोसिन, थायामीन एंड यूरासिल। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होता है RNA में। ठीक है, RNA में प्रेजेंट होता है क्योंकि RNA कम स्टेबल है ना, DNA को तो ज़्यादा स्टेबल करना है। तो यहाँ पे यूरासिल की जगह पे इसका ज़्यादा स्टेबल वाला वर्जन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं क्या, थायामीन बोलते हैं। थायामीन क्या है, 5 मिथाइल यूरासिल ही है। ठीक है, 5 मिथाइल यूरासिल ही है। क्लियर है यहाँ तक बात। तो जब शुगर में ऐड कर देंगे ना, जब हम लोग शुगर में ऐड कर देंगे किसको, नाइट्रोजनस बेस को ऐड कर देंगे, तो ये बन जाएगा क्या, ये बन जाएगा न्यूक्लियो
साइड बन जाएगा, ठीक है, क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। हमें क्या चाहिए, न्यूक्लियोटाइड चाहिए ना, तो ये तो न्यूक्लियोसाइड बना है जब शुगर में हमने नाइट्रोजनस बेस ऐड किया, इसका मतलब इसमें कुछ और भी ऐड करने की जरूरत है। अब इसमें क्या ऐड करेंगे, एक फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं, ठीक है, एक फॉस्फेट ग्रुप जब ऐड कर देते हैं हम लोग न्यूक्लियोसाइड में, तो ये क्या बन जाता है, ये बन जाता है न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, ठीक है, और न्यूक्लियोटाइड बन जाता है, और फिर इसी का पॉलीमर क्या कहलाता है, डीएनए कहलाता है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जुड़ा हुआ है सब, उसको क्या बोलते हैं, डीएनए बोलते हैं। क्लियर, मतलब एक पूरा स्ट्रैंड बनता है इसी से, न्यूक्लियोटाइड से ही इसका स्ट्रैंड जो है डीएनए का वो बनता है। क्लियर हुई बात यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, आ जाइए, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब इसका स्ट्रक्चर एक बार देखते हैं, पहले ये देख लो, एक बार पढ़ लो यहाँ पे क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजन का बना होता, पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस का बना होता है, ठीक है। पेंटोज शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस को मिला के क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। देखिए जरा वहां पे न्यूक्लियोसाइड बोलते हैं। फिर न्यूक्लियोसाइड में जब हम लोग फॉस्फेट ग्रुप ऐड करते हैं तो वो बन जाता है क्या, न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। और न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर ही क्या होते हैं, डीएनए होते हैं या फिर आरएनए होते हैं। मैंने वहां पे लिखा है 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, प्यूरिन्स एंड pyrimidines। क्लियर। अब देखो फिर वहीं पे वो बात आ गई कि रिबोज शुगर होता है आरएनए में प्रेजेंट और डिऑक्सी रिबोज शुगर प्रेजेंट होता है अपने डीएनए में, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि जब रिबोज शुगर में से हम लोग सेकेंड कार्बन से एक ऑक्सीजन को रिमूव कर देते हैं तो वो स्टेबल हो जाता है और उसको बोलते हैं डिऑक्सी रिबोज शुगर, है ना, क्या बोलते हैं, डिऑक्सी रिबोज शुगर बोलते हैं। क्लियर। सिग्निफिकेंस क्या है इसका, कि क्या मतलब है हटाने का, मैंने आपको ऑलरेडी बताया, एक बार देख लीजिए। द एक्स्ट्रा OH ग्रुप इन रिबोज मेक आरएनए मोर रिएक्टिव, है ना, मोर रिएक्टिव लेस स्टेबल, ठीक है, सूटेबल फॉर शॉर्ट टर्म फंक्शन, है ना, ये शॉर्ट टर्म फंक्शन कर सकते हैं क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव है ना, तो शॉर्ट टर्म फंक्शन कर सकता है लाइक प्रोटीन सिंथेसिस। ज्यादा स्टेबल ये नहीं है क्योंकि, ठीक है। द एब्सेंस ऑफ OH इन डिऑक्सीरिबोज मेक डीएनए केमिकली मोर स्टेबल, suitable for long term functions such as storage of genetic information। क्लियर यहाँ तक? चलिए आगे बढ़े, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, वही चीज है कि देखो नॉर्मल हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट होते हैं और जब वो न्यूक्लियोसाइड से ऐड होते हैं तो उनका नाम चेंज हो जाता है। आपको ये सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है। हमने ऑलरेडी बायोमोलिक्यूल में पढ़ा है बट आप एक बार इसको अच्छे से याद कर लेंगे कि इसका क्या नाम है, ठीक है। जैसे नाइट्रोजनस बेस जब शुगर के साथ ऐड होता है तो कौन सा नाइट्रोजनस बेस शुगर से ऐड हो रहा है उसके हिसाब से उसका नाम अलग अलग होता है, आप याद रखिएगा। मैंने यहाँ पे पूरी चीज़ें यहाँ पे लिख दी है, आप इसको एक बार अच्छी तरह देख लीजिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए आगे बढ़े। अब स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड में आते हैं, देखिए जरा स्ट्रक्चर देखिए, आ जाइए, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, आओ आओ, ओहो आओ, अरे यार एक मेरे को बच्चों, हाँ आ जाइए। देखो हमें न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखना है, न्यूक्लियो टाइड का किसका बना होगा, शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप। और ये फॉस्फेट ग्रुप आता कहाँ से है, तो फॉस्फोरिक एसिड से आता है ना, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड से आता है। जब हम लोग शुगर में फॉस्फोरिक एसिड के साथ उसका रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, और उसमें कौन सा रिएक्शन होता है, शुगर में अल्कोहल ग्रुप और फॉस्फोरिक एसिड में कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दोनों में रिएक्शन होता है तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है। उसमें क्या होता है, एस्टर का फॉर्मेशन होता है, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, तब कहीं जाके फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है शुगर में। क्लियर। चलिए एक बार बनाते हैं, हमारे पास हम डीएनए का स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्लियर, आ जाइए आ जाइए, चलिए आ जाइए आ जाइए। देखिए सबसे पहले लेना है शुगर,
5 कार्बन का शुगर है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास डीऑक्सी रिबोज शुगर है। क्लियर? आ जाइए। तो यहाँ पे भी एक कार्बन प्रेजेंट होगा। क्लियर? अब यहाँ पे एक कार्बन प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ पे प्रेजेंट है, और ये ना पूरा का पूरा ग्रुप देखो, ये कौन सा ग्रुप है यहाँ पे पूरा का पूरा प्रेजेंट? एक एल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप है, ठीक है, एल्कोहल ग्रुप यहाँ पे आपको पूरा का पूरा दिखेगा। देखो सी और OH ग्रुप क्या होता है? एल्कोहल ग्रुप होता है ना। तो यहाँ पे एक एल्कोहल ग्रुप है और हम इसका रिएक्शन किससे करवा रहे हैं? एक एसिड के साथ, फॉस्फोरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? एस्टरिफिकेशन होगा, ठीक है, एस्टरिफिकेशन होगा, एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। कैसे बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है? तो एल्कोहल में से रिमूव होता है OH और एसिड में से रिमूव होता है H, और रिमूवल ऑफ वाटर होता है, H2O का रिमूवल होता है, और इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है जिसको बोलते हैं एस्टर बॉन्ड, ठीक है ना। एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्लियर? और इस बॉन्ड को बोलते हैं क्या? एस्टर बॉन्ड बोलते हैं। फॉस्फो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जो कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और यहाँ पे क्या बना? न्यूक्लियोटाइड बना। देखिए आप यहाँ पे फॉस्फोरिक एसिड के साथ हम इसका रिएक्शन करवा रहे हैं न्यूक्लियोसाइड का, ठीक है। क्लियर यहाँ तक बात? अच्छा, एक और बात है कि ये जो नाइट्रोजनस बेस है ना, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। चलिए, आई होप यहाँ तक आपको बात क्लियर होगी, है ना। यहाँ तक बात आपको क्लियर हो गया कि अल्कोहल ग्रुप के साथ एसिड का रिएक्शन का, तो यहाँ पे हमने क्या बना लिया? एक न्यूक्लियोटाइड का फॉर्मेशन कर लिया। आप लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड कुछ इस तरह का हमें दिख रहा है कि यहाँ पे शुगर है, इधर नाइट्रोजनस बेस है, और इस वाले कार्बन पे हमारे पास एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब है ये एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा हुआ होता है भाई? ठीक है, तो एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से कैसे जुड़ा होता है? तो जरा देखो कि इस वाले अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूं तो हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पे भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप प्रेजेंट है। अब मैं इससे सेम नीचे रख दूं, अगर ऐसा सेम मैं कहाँ रखूं? नीचे रखूं, तो अगर उस वाले में मैं बात करूं तो यहाँ पे भी एक OH ग्रुप खाली होगा, होगा ना, यहाँ पे भी एक OH ग्रुप तो खाली होगा। दिख रहा है आपको? दिख रहा है? ये एसिड वाला ग्रुप तो है ही, यहाँ पे भी तो एक OH ग्रुप है, ठीक है। तो देखो, जब मैं एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ रखा और इसके नीचे दूसरा न्यूक्लियोटाइड मैंने रखा सेम टू सेम, तो मैंने देखा कि इसका एक अल्कोहल ग्रुप यहाँ पे है और इसका एसिड वाला पार्ट यहाँ पे है। तो यहाँ पे भी सेम वही रिएक्शन होगा, रिमूवल ऑफ वाटर एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होगा, और यहाँ से रिमूव होगा एक बार बच्चों रुक जाइए जरा। ठीक है, तो यहाँ से भी वाटर का रिमूवल हो रहा है, ठीक है। वाटर जब रिमूव हो रहा है तो एक अल्कोहल और एक एसिड का जब रिएक्शन कराते हैं और वहाँ से वाटर का रिमूवल होता है तो क्या बनता है? तो बनता है क्या? अपना एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा न्यूक्लियोटाइड भी कौन से बॉन्ड से जुड़ा होता है? फॉर्मेशन ऑफ एस्टर, ठीक है, एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है, फॉस्फो एस्टर बॉन्ड से जुड़ा होता है। तो अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड में पहला तो एक न्यूक्लियोसाइड को फॉस्फोरिक एसिड से जोड़ने के लिए, फॉस्फेट ग्रुप से जोड़ने के लिए एक फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। फिर सेम न्यूक्लियोटाइड को दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जोड़ने के लिए एक फॉस्फो एस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब हर एक न्यूक्लियोटाइड जो ऐसे पूरा के पूरा चेन में प्रेजेंट है उनमें हर सब में दो दो यानी कि फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देख रही हूँ, जरा देखिए, ये फॉस्फेट ग्रुप है हमारा, यहाँ पे एक पहले वाले के यहाँ से अल्कोहल से जुड़ा हुआ है, फिर ये अपना वाला यहाँ कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर अल्कोहल से। तो इस तरह के पूरा का पूरा एक न्यूक्लियोटाइड का चेन बनता है, पूरा का पूरा एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन
होता है। क्लियर, एक स्ट्रैंड का फॉर्मेशन होता है। तो अब हम इसको किस तरह से इसका नाम देंगे कि उधर वाला साइड कौन सा है, नीचे वाला साइड कौन सा है। ठीक है, तो हम बस नाम इसको सिंपली दे देते हैं किससे, इसके कार्बन के पोजीशन से। ठीक है, बस दे देते हैं कि इसका जो रिएक्टिव ग्रुप है वो कौन से पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, कौन सा ग्रुप इसका खाली है। तो इस वाले, जब पहले वाले मैं न्यूक्लियोटाइड की बात करूँ तो इसका यहाँ पे जो OH था ना, OH ग्रुप यहाँ पे खाली है ना। इसका OH ग्रुप यहाँ पे जो 5वें कार्बन पे जो फॉस्फोरस के ऊपर जो OH ग्रुप था वो खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे खाली है, इसीलिए मैंने इसका एंड का नाम दिया है 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे मैंने देखा कि इसके में कि थर्ड कार्बन पे जो OH ग्रुप था वो रिएक्शन के लिए खाली है, तो मैंने इसको क्या नाम दे दिया, 3 प्राइम एंड बोल दिया है। ठीक है, यहाँ पे 5 कार्बन पे रिएक्टिव ग्रुप फ्री है, यहाँ पे इसको हेड बोल रहे हैं हम लोग, और इसको बोल रहे हैं 5 प्राइम एंड। और यहाँ पे हम लोग टेल बोल रहे हैं, थर्ड कार्बन पे रिएक्टिव ग्रुप खाली है, जिसको हम लोग 3 प्राइम एंड बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, ये हमने ऑलरेडी देखा है। क्लियर, आ जाओ आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब है कि मैं एक स्टैंड तो बना लिया मैंने, उसी तरह से दूसरा स्टैंड भी बना लिया। अब है कि मैं इसको जोड़ूंगी कैसे। तो एक चीज याद रखना ना, ये लोग ना कभी भी ऐसा सीधा सीधा नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है ना, ठीक है। अब इधर से मैंने एक नाइट्रोजनस बेस, इधर से मैंने एक न्यूक्लियोटाइड रखा, उसका नाइट्रोजन इधर है। अब मैं इसको उल्टा करके रखूंगी तब इसका नाइट्रोजन में से, तो मैं ऐसा उल्टा करके तो रख नहीं सकती हूँ। तो जुड़ने के लिए क्या होता है कि एक सीधा खड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड का चेन, और एक उल्टा खड़ा होता है न्यूक्लियोटाइड का चेन। ठीक है, तो ऐसे ये उल्टा सीधा खड़े होते हैं। ठीक है, तो उल्टा सीधा से प्रेजेंट है, तो उसमें क्या होता है कि ये आपस में नाइट्रोजन बेस आपस में बॉन्ड बना पाते हैं, और फिर ये पूरा का पूरा 2 स्ट्रैंड बन पाता है कंप्लीट। जैसे देखो यहाँ पे 5 प्राइम एंड खाली है यहाँ पे, ये 5 प्राइम एंड है, और ये है 3 प्राइम एंड। ठीक है, यहाँ पे 3 कार्बन पे जो OH है वो खाली है थर्ड कार्बन पे। लेकिन इधर देखो इस वाले में ये कैसे उल्टा प्रेजेंट है, इसका 5 प्राइम एंड नीचे आ गया है और 3 प्राइम एंड ऊपर आ गया है। ठीक है, इसमें ध्यान देना आप लोग। क्लियर, तो ये यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड आपको दिख रहा है, ये शुगर है। यहाँ पे इसका नाइट्रोजनस बेस है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप इसके प्रेजेंट है। उसी तरह से देखो ये शुगर है, इधर इसका नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट है, इधर इसके फॉस्फेट ग्रुप सारे प्रेजेंट हैं। अब देखो मैंने दिखाया क्या है कि आपस में नाइट्रोजनस बेसेस जो हैं वो कौन से बॉन्ड से जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, वो जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से। ठीक है, वो एक वीक बॉन्ड है। ठीक है, आपको ध्यान देना है, हाइड्रोजन बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं। क्लियर, अब मैंने कहीं पे 2 लाइन बनाई है, कहीं पे 3 लाइन बनाई है। तो यहाँ पे मैंने इसलिए बनाया है क्योंकि जो एडेनिन है वो हमेशा पेयर करेगा थायमीन के साथ। ठीक है, ये ध्यान देना है DNA में। ठीक है, डबल स्ट्रैंड जो है, तो एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ पेयर करेगा, और गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। ठीक है, तो साइटोसिन के साथ पेयर करेगा। ठीक है ना, और ये अलग अलग नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं आपस में। एडेनिन थायमीन के साथ जुड़ता है 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से, और गुआनिन साइटोसिन से जुड़ता है 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 बनाया है, यहाँ पे 2 बनाया है। क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर हो गई। चलिए आगे बढ़े, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। छोटी बहुत बातें और दी गई हैं, उसको एक बार हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, अब दिया क्या कि डिस्कवरी ऑफ डीएनए की डिस्कवरी दी हुई है। तो डीएनए डिस्कवर कब हुआ था। डीएनए को डिस्कवर किया था फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1869 में डीएनए को डिस्कवर किया था। ठीक है, उन्होंने किसी चीज़ में देखा था डीएनए, और उसको नाम उन्होंने क्या दिया था, न्यूक्लिन बोला था उसको। ठीक है, उसका नाम उन्होंने दिया था न्यूक्लिन। क्लियर, ठीक है। फिर डीएनए का स्ट्रक्चर किन्होंने दिया वो भी याद रखना है आपको। डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में। क्लियर, डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था वॉटसन एंड क्रिक ने 1953 में, और इन्होंने ही दिया है क्या, डबल हेलिक्स जो ये वाला है हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ठीक है,
ठीक है। डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए किन्होंने दिया है, वॉटसन एंड क्रिक ने ही दिया है 1953 में। बट इन्होंने ना दूसरे साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के हेल्प से दिया है, ठीक है। दूसरे साइंटिस्ट ने जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे उन सबको देखा इन्होंने, तब कहीं जाके इन्होंने डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था। सबसे पहले इन्होंने किसका हेल्प किया था? बेस्ड ऑन एक्सरे डिफ्रैक्शन डेटा गिवन बाय मॉरिस विल्किन एंड रोजलिंड फ्रैंकलिन, ठीक है। रोजलिंड फ्रैंकलिन और मॉरिस विल्किन के एक्सरे डिफ्रैक्शन जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था उसके डेटा के हिसाब से उन्होंने वो लिया, और चारगाफ के डेटा को यूज करके इन्होंने ये स्ट्रक्चर जो है डीएनए का वो दिया था। क्लियर? अब चारगाफ रूल हमें पढ़ना है कि चारगाफ क्या कहते थे, ठीक है। तो बहुत बेसिक बातें कहते थे, बस ये याद रखना है कि चारगाफ रूल जो है वो एप्लीकेबल किसके लिए है? चारगाफ रूल हमेशा एप्लीकेबल होता है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए, सिंगल स्ट्रैंडेड के लिए नहीं, ठीक है। चारगाफ रूल हमेशा एप्लीकेबल है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए के लिए। बेसिक बातें ये बताते हैं, जैसे कि ए हमेशा टी के साथ पेयर करेगा और जी हमेशा सी के साथ पेयर करेगा, हमें पता है, ठीक है। तो क्या होगा कि जब मैं एक डीएनए की बात करूंगी तो ए हमेशा टी के साथ पेयर कर रहा है, तो इस और जी हमेशा सी के साथ पेयर कर रहा है। तो जितना ए का नंबर होगा, जितना एडेनिन का नंबर होगा, उतना ही तो थायमीन का नंबर भी होगा ना, और जितना गुआनिन का नंबर होगा उतना ही साइटोसिन का नंबर होगा, यही होगा ना। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जितना एडेनिन प्रेजेंट हो उतना ही गुआनिन भी प्रेजेंट है, ये जरूरी नहीं है। क्लियर? ठीक है। अमाउंट ऑफ एडेनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ थायमीन, और अमाउंट ऑफ गुआनिन विल ऑलवेज बी इक्वल टू अमाउंट ऑफ साइटोसिन। क्लियर? फिर क्या है? अमाउंट ऑफ प्यूरिन। प्यूरिन कौन से हैं? ए जी, ये प्यूरिन है, इज इक्वल टू हमेशा अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन होंगे, ठीक है। पिरिमिडीन, ठीक है। अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज ऑलवेज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन। क्यों? जरा देखो कैसे। क्योंकि एक प्यूरिन अगर मैं लेती हूँ, एक प्यूरिन है ए, ये हमेशा इक्वल होगा थायमीन के। एक प्यूरिन है जी, ये हमेशा इक्वल होगा इसके। तो जितना ये उतना ही ये, है ना, उतना ही ये। तो हमेशा क्या होगा कि अमाउंट ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ पिरिमिडीन ही होगा। क्लियर? यहां तक बात, सारी बातें आपको समझ आई? चलिए आगे बढ़े। अब आगे देखो क्या है। देखो ये चीज देखो, हाँ वही तो मैंने बताया ना कि जितना ए है उतना जरूरी नहीं है कि जी भी प्रेजेंट हो, या फिर जितना टी है उतना जरूरी नहीं है कि सी भी उतना ही प्रेजेंट हो, है ना। ये चीज तो मैंने आपको बताया। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया है कि ए प्लस सी इज इक्वल टू टी प्लस जी इज इक्वल टू 1, और ये कांस्टेंट होता है फॉर अ स्पीशीज, ठीक है। हालांकि ऐसे लिखना नहीं चाहिए, ये ऐसे लिखो, और मैं बताती हूँ, ये ऐसे लिखो। ए प्लस जी टी प्लस सी इज नॉट इक्वल टू 1, और ये क्या होंगे? कांस्टेंट होंगे एक स्पीशीज के लिए। क्लियर? कि किसी भी स्पीशीज के डीएनए में कितने एडेनिन कितने प्यूरिन प्रेजेंट होंगे, ठीक है। ये तो सही है भाई, ये तो इक्वल ही होगा। ये तो सही है, ये तो सही है, ये तो इक्वल टू 1 हो जाएगा, है ना। ये यहाँ पे देखो, ये ऐसे होगा, ठीक है। ये नॉट इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। क्लियर? नॉट इक्वल टू 1 एंड कांस्टेंट फॉर ए स्पीशीज। से कि अगर मैं जोड़ू, ठीक है, मैंने क्या बताया था कि
सेम चीज बताया ना मैंने कि जरूरी नहीं है कि जितना ए है उतना ही जी प्रेजेंट हो या फिर जितना टी है उतना ही सी प्रेजेंट हो, ठीक है। तो अगर मैं इसका रेशियो निकालूंगी तो ये 1 के इक्वल नहीं होगा और ये हमेशा अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, अलग अलग स्पीशीज के लिए अलग अलग होगा। क्लियर, समझ आई यहाँ तक बात। चलिए थोड़ी बहुत बातें और डीएनए के बारे में कर लेते हैं कि ह्यूमन डीएनए का जो लेंथ होता है वो 2.2 मीटर का होता है, ठीक है। अब 2.2 मीटर का जितना बड़ा डीएनए, वो सोचो इतने छोटे से अपने सेल के अंदर या फिर न्यूक्लियस तो और भी छोटा है उसके अंदर कैसे आता है, तो ये चीज़ हम लोग कल पढ़ेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब है कि 2.2 मीटर का होता है, चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड होता है, ये एक हेटेरोपॉलीमर है, ये चीज़ हमें पता है। अब इसका लेंथ कैसे मेजर करेंगे, एक डीएनए का लेंथ हम कैसे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करने के लिए हम इसके या तो न्यूक्लियोटाइड काउंट करते हैं या फिर बेस पेयर को काउंट करते हैं, ठीक है, या तो ऐसे कर सकते हैं या फिर नॉर्मली उसका लेंथ हम ले सकते हैं। तो एक पिच ऑफ डीएनए की अगर मैं बात करूं कि एक पूरा जो सर्कल होता है, एक पूरा राउंड जो मार लिया डीएनए का, ये इसका डिस्टेंस कितना होता है, तो इसका डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर का, ठीक है, 3.4 नैनोमीटर। नैनोमीटर कितना होता है, 10⁻⁹ है ना, और 34 एंगस्ट्रॉम का, ठीक है, उसको बोलते हैं पिच ऑफ डीएनए। 1 कंप्लीट टर्न या फिर 1 लूप, ठीक है। एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर ऑफ नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। टोटल नाइट्रोजनस बेस कितने होंगे, 20 होंगे, ये सारी बातें पता है। अब निकालना है कि डिस्टेंस बिटवीन 2 नाइट्रोजनस बेसेस निकालो, तो कितना करेंगे, टोटल लेंथ कितना है 3.4 नैनोमीटर, इसको 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर या फिर 3.4 एंगस्ट्रॉम। क्लियर, आ गई, लेंथ आ गया ना, तो कोई भी चिंता करने की आपको बात नहीं। चलिए आज हमने डीएनए के बारे में हमें जितनी भी चीज़ें पढ़नी थी वो हमने पढ़ ली है, ठीक है। आज हमने डीएनए के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन ले लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, पैकेजिंग ऑफ डीएनए पढ़ने वाले हैं। क्लियर, आप लोग जाके बुक पढ़िएगा, आपको सारी बातें समझ आएंगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं हम लोग, ठीक है, सेम टाइम पे पैकेजिंग ऑफ डीएनए करेंगे। चलो, थैंक यू।